हेलो दोस्तों, जैसा कि अपन व्याकरण के बारे में चर्चा कर रहे थे और व्याकरण में अपन ने देख चुके थे व्याकरण की परिभाषा और व्याकरण के अंग। अब आज का अपना टॉपिक होगा उसी से आगे वर्ण विचार। लिखा था अपन ने कि व्याकरण के 3 अंग होते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। अब यहाँ अपन आज चर्चा करेंगे वर्ण, वर्ण की परिभाषा, वर्ण कितने होते हैं। तो देखिए, सबसे पहले वर्ण किसी भी भाषा को ध्वनियों के द्वारा बोला जाता है। किसी भी भाषा को ध्वनियों के द्वारा अपन बोलते हैं और उन ध्वनियों के लिए एक निश्चित प्रतीक चिन्ह अपन के द्वारा बनाया हुआ है और उस निश्चित प्रतीक चिन्ह को, जिसमें उस ध्वनि को लिखा जाता है, उसी को हम वर्ण कहते हैं। यानी कि हम कहें कि किसी भी भाषा को ध्वनियों के द्वारा बोला जाता है और उन ध्वनियों के लिए एक निश्चित प्रतीक चिन्ह होता है। उसी निश्चित प्रतीक चिन्ह को वर्ण कहते हैं। या अपन दूसरे शब्दों में कहें तो भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई वर्ण कहलाती है। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई वर्ण कहलाती है। इनकी संख्या वर्णमाला में 44 मानी गई है। इनकी संख्या वर्णमाला में कितनी मानी गई है? 44 मानी गई है। आगे अपन देखेंगे वर्ण और ध्वनि, क्योंकि यहाँ पर इस परिभाषा में आया है किसी भी भाषा को ध्वनियों में बोला जाता है ना। तो ध्वनि किसे कहेंगे? तो इसी से मिलती जुलती उसी की परिभाषा है, वो भी अपन देखें। ध्वनि की परिभाषा होगी भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि कहलाती। इन दोनों में अंतर यही होगा, ध्वनि में और वर्ण में, कि ये भाषा की लिखित इकाई है और ये भाषा की मौखिक इकाई। एक को सिर्फ बोला जा रहा है तो वह ध्वनि है, और जब उसी को प्रतीक चिन्ह के द्वारा लिख दिया गया तो उसे क्या कहेंगे? वर्ण कहेंगे। और
हिंदी जो वर्णमाला है उसमें वर्णों की संख्या कितनी मानी गई है? 44 मानी गई। आगे और आगे बढ़े तो शब्द आता है वर्णमाला। वर्णमाला किसे कहेंगे? अब तक हम वर्ण से परिचित हो चुके हैं। माला हम जानते हैं कि किसी चीज को बांधना, पिरोना, एक साथ में रखना, उसको क्या कहा जाएगा? माला कहा जाएगा। जैसे बीजों की माला होती है। अब वर्णमाला को किसे कहेंगे? तो वर्णों के क्रमबद्ध व व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण को कैसा होना चाहिए? क्रमबद्ध होना चाहिए और व्यवस्थित समूह होना चाहिए। क्रमबद्ध से तात्पर्य है जैसे ए के बाद आ के बाद ई, इस तरह से लिखा होना चाहिए, न कि ए के बाद हम सीधे क लिख दें, क के बाद हम फिर आ लिखे, फिर उसके बाद में हम घ लिख दें, तो उसे हम वर्णमाला नहीं कह सकते। वर्णमाला में जो वर्ण हैं वो पहले अपन बता चुके हैं। इनकी संख्या वर्णमाला में कितनी है? 44 है। इन 44 वर्णों को दो भागों में बांटा गया है। वो कौन कौन से हैं? तो नंबर 1 है स्वर और नंबर 2 है व्यंजन। वर्णमाला को स्वर और व्यंजन में विभाजित किया गया है और स्वरों की संख्या है 11 और व्यंजन की है 33। इस तरह से वर्णमाला हुई। अब इन 11 और 33 को कौन कौन से हैं, इनको जानने से पहले अपन के लिए जानना जरूरी है कि स्वर किसे कहते हैं और व्यंजन किसे कहते हैं। जब इनकी परिभाषा अपन जान लेंगे उसके बाद ये भी जानेंगे कि ये 11 स्वर कौन कौन से हैं और 33 व्यंजन कौन कौन से हैं। तो आइए स्वर। तो जो स्वर शब्द है वो सु धन अर से मिलकर बना है। यदि शाब्दिक दृष्टि से बात करें तो स्वर शब्द किससे मिलकर बना है? सु धन अर से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है सु यानी कि सुविधा पूर्वक और अर यानी गति, अर्थात सुविधा पूर्वक गति। सु का अर्थ क्या दिया गया है यहाँ पर? सुविधा या सुख, और अर का अर्थ है गति, अर्थात वे वर्ण जिनकी गति या उच्चारण कैसे हो जाए? सुविधा से या सुखपूर्वक आसानी से हो जाए, उन्हें हम क्या कहेंगे? स्वर कहेंगे। यदि पारिभाषिक रूप में हम इसे देखना चाहें तो कहेंगे अपन वे वर्ण जो बिना किसी अन्य वर्ण की या अन्य वर्णों की सहायता से बोले जाते हैं, स्वर कहलाते हैं। तो पारिभाषिक रूप में इसके आसान सी परिभाषा है कि वे वर्ण जो बिना किसी अन्य वर्णों की सहायता से बोले जाते हैं स्वर कहलाते हैं। दूसरी, किसी को और हम यदि थोड़ा तरीके से कहें व्याकरणिक रूप से तो वे वर्ण जिनके उच्चारण में श्वास वायु फेफड़ों से उठकर मुख विवर से आवाज गति से बाहर निकल जाती है उन्हें हम स्वर कहते हैं। तो उसमें जो मुख्य बातें हैं उस परिभाषा में वो क्या है
कि अवाद गति मुख्य विवरण से कैसे निकलेगी? अवाद गति से। अवाद का अर्थ है यानी नहीं, बाधा यानी कोई बाधा, कि जो आराम से बोले जा रहे हैं वो क्या है? स्वर है। अब इसके कौन कौन से होते हैं स्वर? तो स्वरों की संख्या हिंदी में कितनी मानी गई है? 11। और 11 कौन से हैं? तो सर्वप्रथम ए, आ, ई, ऊ, री, ए, आई, ओ और औ। इस प्रकार से हिंदी में कितने स्वर हैं? 11 स्वर हुए। आगे स्वरों के बारे में विस्तृत अध्ययन करने से पहले एक बार हम नजर डालें तो व्यंजन पर। व्यंजन की परिभाषा क्या है? यहीं से देखें नीचे। व्यंजन, व्यंजन शब्द की व्युत्पत्ति पर हम देखें तो बी धन अंजन से शब्द बना। बी का अर्थ यहां लिया जाता है विशेष, और अंजन का अर्थ होता है सहायता। वे वर्ण जो किसी अन्य वर्ण विशेष सहायता से बोले जाए, और वो विशेष सहायता करने वाले वर्ण कौन से हैं? स्वर। अर्थात इसकी एक परिभाषा दें हम सीधी सी तो होगा, वे वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं व्यंजन कहलाते हैं। इनके उच्चारण करने के लिए स्वरों की सहायता लेना आवश्यक है। बिना स्वरों की सहायता से के हम व्यंजन का उच्चारण नहीं कर सकते। हम व्यंजन को लिख सकते हैं लेकिन बोल नहीं सकते बिना स्वरों की सहायता के। देखिए इसकी परिभाषा, वे वर्ण जो अन्य वर्णों की सहायता। अब अन्य वर्ण कौन होगा? तो अपने आप में समझने की बात है, कौन होगा अन्य वर्ण? स्वर। वे वर्ण जो अन्य वर्णों की सहायता अर्थात स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, व्यंजन कहलाते हैं। और इन व्यंजनों की संख्या कितनी मानी गई है? हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? आप पढ़ चुके हैं, वर्णमाला में 33 व्यंजन होते हैं। ये 33 कौन कौन से हैं? इनको भी आइए हम जान लें। देखिए, क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, ट, ठ, ड, ढ, ढ, ट, ठ, ड, ढ, ढ, प, फ, ब, भ, ङ, य, र, ल, व, श, 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 क। इस तरह से 5-5 के ये 5 वर्ग, इन्हें हम वर्ग भी कहते हैं। एक नाम के प्रथम वर्ण के अनुसार इन्हें बोला जाता है क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। तो पांचों वर्ग यानी 25 व्यंजन, और उसके बाद में ये हमारे हैं अंतस्थ या रलवय और श है, इन्हें हम क्या कहते हैं? उष्म व्यंजन कहते हैं। तो एक बार आप नोट डाउन कर ले इसे कि किस तरह से स्वर की परिभाषा है, व्यंजन की परिभाषा।
और इनके कितने कितने प्रकार हैं वो आपके सामने लिखे हुए। पुनः आते हैं हम स्वर। स्वरों के वर्गीकरण से पहले हम जान लें स्वरों की मात्राएं किसे कहते हैं। तो किसी भी वर्ण के उच्चारण में लगने वाले समय को मात्रा कहा जाएगा। और हिंदी में 11 स्वर हैं और इन 11 स्वरों को जब हम व्यंजनों के साथ में स्वतंत्र रूप से उच्चारण करेंगे तो उनका उच्चारण उसी रूप में होता है। लेकिन जब हम व्यंजनों को उन स्वरों की सहायता से उच्चारित करते हैं तो वहाँ पर स्वरों का मूल रूप न आकर उनकी प्रतीक रूप में व्यंजन के साथ जुड़ते हैं और उस प्रतीक रूप में जुड़ने को हम क्या कहते हैं, मात्रा कहते हैं। तो देखिए हम स्वरों की मात्राएं ए, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ और औ। इनके मात्रक रूप हम देखें तो ए की कोई मात्रा नहीं होती, इसे अमात्रक कहा जाता है। अमात्रक वर्ण क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसकी स्वतंत्र रूप से अपनी मात्रा नहीं होती। जब हम किसी भी वर्ण का उच्चारण करते हैं तो उसका, जैसे हमने क का उच्चारण किया तो इसमें क हलंत है और ए जुड़ा हुआ है। जब ए की मात्रा इस क में जुड़ती है तो इसके नीचे का हलंत हटा दिया जाता है। तो इस तरह से ए की मात्रा लगती है। आ की मात्रा हम देखें तो वर्ण के आगे ई की, वर्ण के पीछे बड़ी, वर्ण के पीछे उ, वर्ण के नीचे ऐसे ही बड़ा उ। री की हम मात्रा देखें तो इस तरह से लगती है, ये ए, आई, ओ और औ की मात्राएं होती है। तो ए की जो मात्रा है वो वर्ण में ही सम्मिलित कर दी जाती है। जैसे हम लाइन लिखें के, इसी में ए जुड़ चुका है, का, की, कु, क्री, के, कई, को, कौ। इस तरह से क्या होती है, स्वर की मात्राएं होती है। अब हम जानेंगे स्वरों के वर्गीकरण के बारे में। स्वरों का वर्गीकरण, जितने भी हमारे हिंदी में स्वर हैं जिनकी संख्या 11 मानी गई है, उन 11 स्वरों को किन किन आधारों पर हम विभाजित करके उनका अध्ययन कर सकते हैं, वो वर्गीकरण आपके सम्मुख प्रस्तुत है। पहला आधार हम लेते हैं, वह है मात्रा काल के आधार पर। मात्रा, जैसा कि मैंने अभी बताया था, किसी वर्ण के उच्चारण में लगने वाले समय को मात्रा कहा जाता है। किसी भी वर्ण के उच्चारण में लगने वाले समय को मात्रा कहा जाता है। तो मात्रा काल के आधार पर स्वरों को 3 भागों में बांटा जाता है। 3 प्रकार हैं। वो कौन कौन से हैं मात्रा काल के आधार पर?
आप देखें, नंबर 1 ह्रस्व स्वर, नंबर 2 दीर्घ स्वर, और तीसरे पर आएगा हमारा प्लुत स्वर। एक एक के बारे में चर्चा करें अपन। वे वर्ण जिनके उच्चारण में बहुत कम समय लगता है। ह्रस्व का अर्थ होता है छोटा या थोड़ा, तो वे वर्ण जिनके उच्चारण में या वे स्वर जिनके उच्चारण में बहुत कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। इसकी परिभाषा भी यही है। वे स्वर जिनके उच्चारण में बहुत कम समय लगता है, ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। अब ये तो हुई परिभाषा, लेकिन जैसा कि हमको पता है कि स्वर कितने हैं, 11। इन 11 स्वरों में से इन ह्रस्व स्वर में किन किन को सम्मिलित किया गया है, ये भी हमारे जानने का विषय है। तो जानिए आप, ए, ई, उ और री, इन चारों स्वरों को ह्रस्व स्वर के अंतर्गत गिना जाता है। या इसका एक और नाम क्या ले सकते हैं हम, लघु स्वर। आइए यहीं पर अब देखते हैं दीर्घ स्वर के बारे में। वे वर्ण या वे स्वर, स्वर ही लिखे हैं इसकी जगह, वे स्वर जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से ज्यादा या फिर कहें तो दुगुना समय लगता है, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 7 है। कुल कितने थे हमारे, 11, 4 यहाँ है और 7 यहाँ है। 7 कौन कौन से हैं, तो आप जानते ही हैं, आ, ई, उ, ए, आई, ओ और औ। इस तरह से ये 7 स्वर दीर्घ स्वर के अंतर्गत गिने जाते हैं और इनमें उच्चारण में लगने वाला समय इनके उच्चारण में लगने वाले समय का दोगुना होता है। आप इसका अभ्यास करके भी देख सकते हैं। ए और आ बोलने में लगने वाला समय आपका ज्यादा होगा। अब आपके मन में प्रश्न उठना चाहिए कि सर 11 थे, 4 यहाँ हो गए, 7 यहाँ हो गए,
तो प्लुत स्वर कहाँ से आएंगे, वो कौन से हैं, तो जानिए उनके बारे में। प्लुत स्वर इसे कहेंगे प्लुत स्वर। वे वर्ण जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से तिगुना समय लगे, या आप इस तरह से भी कह सकते हो कि वे वर्ण जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वरों से भी अधिक समय लगे, उन्हें हम प्लुत स्वर कहते हैं। और हिंदी में इन प्लुत स्वरों का प्रयोग नहीं किया जाता है, किसी विशेष परिस्थिति में इनका प्रयोग किया जाता है। और वो परिस्थिति कब है, संबोधन में, हम जब किसी को संबोधित करें या किसी को हम जब आवाज देते, तब इन प्लुत स्वरों का प्रयोग हम करते हैं। देखिए कैसे, तो पहले परिभाषा देखिए इसकी। वे स्वर जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वरों से अधिक समय लगता है, प्लुत स्वर कहलाते हैं। हिंदी में प्राय इनका प्रयोग संबोधन की अवस्था में ही किया जाता है। जैसे हम किसी को आवाज दें, जैसे अपन ग्रामीण परिवेश की बात करें तो किसी को संबोधित करना हो या तेज आवाज देनी हो, तो अपन कहते हैं काका ओ। इस तरह से इस ओ की ध्वनि को हम लगभग 3 गुना लंबा खींचते हैं, और इसी को क्या स्वर कहा जाएगा, प्लुत स्वर कहा जाएगा। जैसे एक और ध्वनि हिंदी में मिलती है, वो है इस तरह का, ये आपने काफी जगह लिखा हुआ देखा होगा, और आप लोग उस समय क्या सोचते हैं, ये 2 है, ये ओ, और ये पता क्या ओम बोलते हैं आप इसे, है ना, उच्चारण से करते हैं ओम। लेकिन कभी आपने विचार किया, ये जो 3 है, ये हिंदी में लिखा हुआ 3 है, हिंदी के गिनती में कहते हैं 3, अर्थात इस ओ का उच्चारण हमें लगभग 3 गुना समय तक करना है। उसके बाद आपको क्या बोलना है, मैं बोलना ओम, इस तरह से इसका उच्चारण करना होता है। ये जो चिन्ह है, इन चिन्हों को क्या कहा जाएगा, वो भी आप जानिए। इन चिन्हों को अवग्रह के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से आपने पढ़ा स्वरों का वर्गीकरण मात्रा काल के आधार पर। मात्रा काल के आधार पर स्वरों को 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 ह्रस्व या लघु स्वर, नंबर 2 दीर्घ स्वर, और नंबर 3 प्लुत स्वर। कल इससे आगे अपन चर्चा करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।